दोस्तों स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष विश्व भूगोल की क्लास में अगले लेक्चर सीरीज को लेकर हाजिर हूं। जी हां दोस्तों, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं पठार के बारे में। ठीक है, पठार से संबंधित तमाम तथ्यों के बारे में चर्चा करेंगे। भारत और विश्व के प्रमुख पठारों से संबंधित कौन कौन से सवाल पूछे जाते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। ठीक है, याद रखेंगे आज हमारा जो लेक्चर है दोस्तों ये 248वां लेक्चर है। आज की क्लास अगर आप कवर करते हैं तो 7411 से लेकर 7440 तक के सवाल आपके तैयार हो जाएंगे। बहुत जल्द दोस्तों हम 7500 की तरफ बढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक बात और कहना चाहूंगा दोस्तों, सिस्टमेटिक तरीके से अगर आपको पढ़ना होना तो सिर्फ एक चैनल है, वो है स्टडी 91, जहां पर एक एक विषय को सिस्टम से पढ़ाया गया है। यानी कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जहां पे हम चर्चा नहीं करते हैं। ठीक है, एक एक मुद्दे पर एक एक टॉपिक पर आपको सीक्वेंस में पढ़ाया गया, इससे आपका विषय बहुत अच्छी तरीके से तैयार हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, पढ़ना आरंभ करते हैं। याद रखेंगे स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कई विषय के लिए इंडिविजुअल कोर्स बनाए गए हैं। यानी एक एक विषय को एक एक बार पढ़िए और बार बार आपको जरूरत नहीं पड़े पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इस तरह से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। आइए शुरू करते हैं। तो पहला सवाल है आपकी स्क्रीन पर, ध्यान से सोचिए, समझिए और इसका जवाब दीजिए। ठीक है, सवाल दे रहा है कि जब पृथ्वी के भीतर जमा लैकोलिथ, क्या है दोस्तों, लैकोलिथ भूपृष्ठ के अपरदन के कारण सतह पर उभर कर आ जाता तो क्या कहलाता है। अब रुकिए यहां पर दोस्तों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये दोस्तों पहाड़ है। ठीक है, ये ज्वालामुखी पर्वत है, इसके अंदर से दोस्तों ज्वालामुखी पाइप होती है। ठीक है, ये इसी के माध्यम से दोस्तों क्या करता है, ज्वालामुखी फट जाता है। ठीक है, तो अंदर का जो मैग्मा होता है दोस्तों, आपने पढ़ा कि अंदर का जो मैग्मा होता है ये बाहर आ जाता है। ठीक है, ये क्या है दोस्तों, ये जहां आप देख रहे हैं ये क्या है दोस्तों, ये मैग्मा है। ठीक है, मैग्मा जब धरातल पर आ जाता है दोस्तों तो उसे क्या कहते हैं, लावा कहते हैं। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है दोस्तों कि ये मैग्मा ये धरती के अंदर ही दोस्तों ये ऐसे जाकर के ये जमा हो जाता है। ठीक है, तो जो मैग्मा जमा हो जाता है दोस्तों इसी को हम क्या कहते हैं, लैकोलिथ कहते हैं। ठीक है, इसके तमाम प्रकार होते हैं दोस्तों, इसे हम बेसिकली क्या कहते हैं, लैकोलिथ के नाम से जानते हैं। ठीक है, जब मैग्मा क्या हो जाए, धरती के अंदर ही क्या हो जाए, जमा हो जाए। अब दोस्तों क्या होता है, मान लीजिए इस धरती के नीचे मैग्मा हो गया जमा, लेकिन हजारों वर्ष बाद दोस्तों इस धरती का अपरदन हुआ, ऊपर की मिट्टी हटते गई हटते गई हटते गई, और एक दिन ऐसा हुआ जब ये मैग्मा आपके और हमारे सामने स्वतंत्र अस्तित्व में आ गया, तब दोस्तों यह क्या कहलाता है, क्योंकि यह लैकोलिथ के प्रकार में है तभी दोस्तों इसे क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पठार कहते हैं। क्या कहते हैं, यही जो मैग्मा है ये क्या दोस्तों, ये पठार बन जाता है। ठीक है, ये मैग्मा जो लावा के रूप में तब्दील होता है, लावा ठंडा हो चुका होता है और हजारों लाखों वर्ष बाद दोस्तों ये पठार के रूप में हमारे सामने होता है। ठीक है, तो ये तथ्य आप याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, और ऐसा नहीं दोस्तों कि सिर्फ इसी तरह से पठार का निर्माण होता है, कई तरह के पठार होते हैं, उनके अलग अलग नाम होते हैं। पहले आप सवाल देखिए, सवाल के आधार पर आप समझ पाएंगे कि पठार के प्रकार कितने होते हैं। ठीक है, तो लिख रहा है कि पर्वतमालाओं के बीच बने पठार। पठार माने क्या होगा दोस्तों, तो पठार का तात्पर्य दोस्तों समतल भूमि। ठीक है, याद रखेंगे समतल भूमि। लेकिन यह समतल भूमि कहां पर दोस्तों, ये जो समतल भूमि होती है ये पर्वतों पर स्थित होती है। ठीक है, पर्वतों पर स्थित समतल भूमि जो होती दोस्तों उसी को हम क्या कहते हैं, पठार कहते हैं। लिख रहा है जो पर्वतमाला के बीच में दोस्तों पठार हो उसे क्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि उसके चारों तरफ पर्वत ही पर्वत है और बीच में कहीं समतल भूमि है, इसलिए उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे नाम क्या देते हैं, अंतर पर्वतीय पठार। क्या कहते हैं दोस्तों, अंतर पर्वतीय पठार का नाम देते हैं दोस्तों। अंतर पर्वतीय मतलब क्या है, क्योंकि उसके चारों तरफ क्या है, उसके चारों तरफ पर्वत स्थित हैं, इसीलिए दोस्तों उस पठार को अंतर पर्वतीय के नाम से जाना जाता है। कोई बहुत कठिन बात बता रहा हूं क्या, बहुत आसान है यार, इसमें डिफिकल्ट क्या है। ठीक है, इसी तरह से अगला सवाल देखिए, अगला सवाल दे रहा है कि समुद्र के तटीय भाग में स्थित जो पठार होते हैं। अब देखिए समुद्र के तट पर कैसे पठार होंगे, देखिए बहुत सारे पर्वत ऐसे होते हैं दोस्तों, बहुत सारे पर्वत ऐसे होते हैं जो समुद्र के किनारे पर स्थित होते हैं। ठीक है, ये क्या होते हैं दोस्तों, यहां पर समुद्र का जल होता है। ठीक है, ये समुद्र के किनारे स्थित होते हैं, तो इसके आसपास के जो हिस्से में दोस्तों यहां मान लीजिए कहीं पठार बन गया, ठीक है, ऐसे समतल भूमि बन गई, तो दोस्तों यही क्या हो जाता है, यही वाला हिस्सा क्या कहलाता है, पठार कहलाता है। क्योंकि यह समुद्र के तटीय भाग में स्थित है इसलिए इसका नाम क्या होता है, इसे तटीय पठार कहते हैं। कठिन कुछ नहीं दोस्तों, बस खाली आप ध्यान से पढ़िए। तो हमने क्या पढ़ा दोस्तों, पठार मतलब क्या है, पठार यानी पृथ्वी के अंदर का मैग्मा
जब ठंडा हो जाए तब लावा बन जाता है। लावा बनने के बाद ये अंदर का मैग्मा भू अपरदन के बाद जब सामने आ जाता है उसे पठार कहते हैं। यह पूरी तरह से समतल होता है, पहाड़ों की तरह उबड़ खाबड़ नहीं होता है। इसका ऊपरी हिस्सा क्या होता है दोस्तों, समतल होता है। खाली इतना तथ्य आप याद रखें, ठीक है। और अगली बात क्या याद रखें, ये कई जगह पाए जाते हैं, अलग अलग लोकेशन पर इन्हें अलग अलग नाम से जाना जाता है। ऐसे पठार जो चारों तरफ से पर्वतों से घिरे हों उसे अंतर पर्वतीय पठार कहते हैं। ऐसे पठार जो समुद्र के किनारे स्थित हों या समुद्री तट पर स्थित हों उन्हें तटीय पठार कहते हैं, ठीक है। मेरी भाषा समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दे रहा है कि पर्वत तल और मैदान के बीच उठे समतल भाग को क्या कहते हैं, ठीक है। क्या दे रहा दोस्तों, कह रहा एक तरफ क्या है, पर्वत तल है, दूसरी तरफ क्या दोस्तों, मैदान है। अब जहां पर्वत होगा कहीं ना कहीं पर्वत समाप्त होगा, जहां समाप्त होगा उसके बाद मैदानी हिस्सा शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उसके बाद जब मैदानी हिस्सा शुरू हो जाएगा तो वहां वाला जो समतल भाग होगा वो क्या कहलाएगा, याद रखेगा, क्योंकि दोस्तों यह पर्वत के तल की बात कर रहा है, ठीक है। यह किसकी बात कर रहा है, यह पर्वत के तल। तल का मतलब क्या होता है दोस्तों, पर्वत के नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा है, ठीक है। नीचे वाले हिस्से की बात कर रहा है तो इसका नाम ये इसीलिए हो जाता है दोस्तों, इसे कहते हैं पर्वत पदीय। क्या कहते हैं, पर्वत पदीय पठार। पदी मतलब पर्वत के पद, पद यानी पैर के पास, ठीक है। पर्वत के पद मतलब क्या हो जाता है दोस्तों, पद का तात्पर्य यहां पर क्या है, पद का तात्पर्य दोस्तों पैर से है। और किसका पैर दोस्तों, तो पर्वत के पैर की बात कर रहा है, ठीक है। पर्वत के पैर के पास स्थित हैं इसीलिए इसे पर्वत पदीय पठार कहते हैं। कई जगह पे दोस्तों इसे कहा जाता है गिरिपदीय। तो गिरि माने क्या होता है, पर्वत, और पदी माने पद यानी पैर, ठीक है। तो इसे और किस नाम से जानते हैं, इसे गिरिपदी पठार के नाम से भी जानते हैं, गिरिपदीय पठार, ठीक है। गिरिपदी पठार के नाम से भी जानते हैं और इसी को पर्वतपदीय पठार के नाम से भी जाना जाता है। कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं ना। चलो आ जाओ आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखें। कह रहा विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या ये पठारों पर निवास करती है, ठीक है। पूरी दुनिया में जितनी भी जनसंख्या उनमें से कितने प्रतिशत लोग दोस्तों पठारों पर रहते हैं, तो याद रखेगा केवल और केवल दोस्तों कितना प्रतिशत, 9%। 9% जनसंख्या दोस्तों पठारों पर रहती है। अब आपके मन में अगला सवाल आ गया कि सर 3 तरह की चीजें होती हैं, एक तो पर्वत होता है, दूसरा दोस्तों पठार होता है, और तीसरा क्या होता है दोस्तों, मैदानी हिस्सा होता है, ठीक है। तो दुनिया में जितने भी लोग रहते हैं ना वो इसी 3 में रहते हैं, ठीक है, कहीं ना कहीं रहेंगे। तो पर्वत पर रहने वाले लोगों की संख्या कितनी है दोस्तों, 10 से 15%। ये मैं 10 से 15 क्यों बता रहा हूं, क्योंकि दोस्तों अलग अलग जगह पे आंकड़े अलग अलग मिले। पठार पर रहने वाले लोगों की संख्या कितना दोस्तों, 9 से 10%, ठीक है। इस प्रकार दोस्तों यहां पर आप देखेंगे तो देखिए अगर इसको 10 और 10 20 मान लेंगे तो यहां हो जाएगा 80% तक। तो 75 से लेकर 80% तक जनसंख्या दोस्तों ये मैदानी हिस्सों में रहती है। 9 से 10% जो जनसंख्या है पठारी हिस्सों में रहती है, और 10 से 15% हिस्सा ये पर्वतीय क्षेत्रों में रहती है, ठीक है। सर आपके हिसाब से पर्वतीय क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, भाई ये हिल स्टेशन है ना, ये हिल स्टेशन है दोस्तों, इस वजह से इस क्षेत्र में ज्यादा लोग निवास करते हैं, ठीक है। आगे बढ़िए, करा स्थल मंडल के कितने प्रतिशत भाग पर पठार पाए जाते हैं, तो ये भी मैं आपको बता चुका हूं। अगर मैं पर्वत की बात करूं दोस्तों, अगर मैं पर्वत की बात कर दूं तो याद रखिएगा दोस्तों 26% हिस्से पर क्या दोस्तों, पर्वत है, ठीक है, पूरे स्थलखंड के। उसी प्रकार दोस्तों पठार की बात कर दूं तो 33% हिस्से पर दोस्तों पठार है, ठीक है। उसी तरह से अगर मैं मैदान की बात कर दूं तो याद रखेंगे 41% हिस्से पर क्या है, मैदान पाए जाते हैं, ठीक है। तो तीनों आंकड़े आपको मिल गए ना। अभी आपसे क्या पूछ रहा है, अभी आपसे पूछ रहा है किसके बारे में, पठार के भाग में, ठीक है, कि कितना पठार पाए जाते हैं। तो पठार कितना दोस्तों, यहाँ 33% दिख रहा है ना, तो यहां जवाब आपका क्या हो जाएगा कि अभी दोस्तों कुल स्थल खंड के 33% हिस्से पर दोस्तों पठार पाए जाते हैं। तो ये तथ्य भी आप याद रखेंगे, ठीक है। जब तक आप चीजों को नहीं जानते मित्र तभी तक चीजें आपको कठिन लगती हैं, जब आप उसके बारे में जान जाते हैं तब चीजें कठिन नहीं रह जाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। लिख रहा है कि विश्व में सर्वाधिक ऊंचा पठार कौन सा, ठीक है। अभी तो दोस्तों हम पठार के बारे में समझ गए, कितने प्रकार के पठार होते हैं ये भी पढ़ लिए। अब दोस्तों दुनिया का जो सबसे ऊंचा पठार है ये उसके बारे में पूछ रहा है। तो दोस्तों इसे कहा जाता है, इसका नाम है पामीर का पठार। क्या है दोस्तों इसका नाम है पामीर का पठार। इसे
इसे किस नाम से जाना जाता है? इसे दुनिया की छत कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे दुनिया की छत कहा जाता है। तो कभी कभी सवाल दे देता है कि किस पठार को दुनिया की छत कहते हैं, तो जवाब क्या हो जाएगा? पामीर का पठार। ठीक है, और ये स्थित कहाँ है दोस्तों? कभी कभी इसका लोकेशन पूछ लेता है कि ये कहां पर स्थित है। ठीक है, तो याद रखेगा इसी के नाम से एक पामीर पर्वतमाला है। क्या है दोस्तों? इसी के नाम से एक पामीर पर्वतमाला है दोस्तों। ये उसी पर्वतमाला पर दोस्तों स्थित है ये पामीर का पठार। अगर देश वाइज दोस्तों पूछे तो याद रखेगा इसका अधिकांश हिस्सा, इस पर्वत का अधिकांश भाग किस देश में पड़ता है दोस्तों? याद रखेंगे तजाकिस्तान में। कहां पड़ता है दोस्तों? तजाकिस्तान में पड़ता है, तजाकिस्तान में। ठीक है, तजाकिस्तान में पड़ता है, ये तथ्य आप याद रखेंगे। तजाकिस्तान की दोस्तों राजधानी कहां है? तो इसकी राजधानी दोस्तों दुशांबे। कहां पर है दोस्तों? दुशांबे, ये इसकी राजधानी है। मुझे बहुत अच्छे से पता है दोस्तों कि आप इसके बारे में, आप पामीर के पठार के बारे में जानते हैं, लेकिन आपको ये नहीं पता कि पामीर पर्वतमाला पर स्थित है या जो इसका अधिकांश हिस्सा तजाकिस्तान देश में पड़ता है। ये सारे प्रश्न आपके लिए बिल्कुल नए हैं। आप मुझे ईमानदारी से बताइए, मैं सच बोल रहा हूं ना? मैं नहीं कहता कि आपको नहीं पता होगा। पामीर का पठार पता है, दुनिया का सबसे ऊंचा पठार है, ये पता है। इसे जो दुनिया की छत कहते हैं ये भी पता है, लेकिन दोस्तों ये इसका अधिकांश हिस्सा किस देश में है ये आपको नहीं पता। ठीक है, तो जब आप स्टडी 91 पर जुड़ते हैं तब सवालों को इतने ब्रीफ में हम पढ़ते हैं कि चैप्टर अपने आप आपका तैयार हो जाता है। ठीक है, अच्छे से खाली आप देखिए, कहीं एक भी सवाल बाहर नहीं जाएगा इस चैप्टर का। अगला सवाल दे रहा है कि विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? ठीक है दोस्तों, अभी क्या था दोस्तों? अभी आपसे ऊंचा पठार पूछा था। ठीक है, ये पामीर के पठार की ऊंचाई बहुत ज्यादा है, लेकिन दोस्तों अब आपसे क्या पूछ रहा है? अब आपसे विस्तृत पठार की बात पूछ रहा है दोस्तों। तो याद रखिएगा इसका विस्तार 4000 से लेकर 6000 मीटर तक है। ठीक है, मीटर। ठीक है, 6000 विस्तार नहीं, पहले आप इसका ऊंचाई समझो। ठीक है, इसका ऊंचाई कितना दोस्तों? इसकी ऊंचाई, मैं जिसकी बात कर रहा हूं दोस्तों, ठीक है, जो कि विश्व में सर्वाधिक विस्तृत पठार है, वो उसकी ऊंचाई कितनी दोस्तों? 4000 से 6000 मीटर। इसका मतलब ये जो पामीर का पठार है ये 6000 मीटर से भी ऊंचा है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहां अपने उत्तर में बात कर रहा हूं दोस्तों तिब्बत के पठार की। किसकी बात कर रहा हूं दोस्तों? तिब्बत के पठार की बात कर रहा हूं। तिब्बत का पठार दोस्तों ये विस्तृत पठार में आता है। ठीक है, एक सवाल दोस्तों और यहां पे याद रखेगा, अगर दोस्तों इसका विस्तार पूछ ले आपसे कि कितना इसका विस्तार है, तो बताएगा दोस्तों 25 लाख वर्ग किलोमीटर। कितना दोस्तों? 25 लाख वर्ग किलोमीटर दोस्तों विस्तार है किसका? तिब्बत के पठार का विस्तार है। तो दो सवाल एकदम कॉन्सेप्ट क्लियर करके याद कर लीजिएगा। अगर ऊंचा पूछेगा तो पामीर का पठार उत्तर होगा, अगर विस्तृत पूछेगा तो तिब्बत का पठार आपका जवाब होगा। आगे बात समझ में? एकदम कंफर्म ही जवाब देंगे ना? ध्यान से एकदम पढ़ लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। ठीक है, अगला सवाल दे रहा है कि तिब्बत का पठार दक्षिण में किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है? ठीक है, कहां बात करा दोस्तों? करा दक्षिण में। ठीक है, तिब्बत के दक्षिण में कौन सा? उत्तर की तरफ जाएंगे तो चीन मिल जाएगा, दक्षिण की तरफ आएंगे तो भारत मिल जाएगा। तो दक्षिण की तरफ दोस्तों हिमालय पर्वत श्रेणी है। क्या दोस्तों? तिब्बत के पठार के दक्षिण में क्या दोस्तों? हिमालय पर्वत श्रृंखला है। याद रखेगा हिमालय पर्वत श्रृंखला पड़ता है, ये तो दोस्तों दक्षिण में है। उसी तरह से उत्तर में क्या पड़ेगा दोस्तों? उत्तर दिशा की अगर बात कर दे तो, ठीक है, तो उत्तर दिशा में चीन पड़ेगा, और चीन में स्थित है दोस्तों क्यूनलुन। क्या नाम दोस्तों? क्यूनलुन नाम है दोस्तों, क्यूनलुन श्रेणियां। ठीक है, ये क्यूनलुन श्रेणियां पड़ती हैं। मैं किसकी बात कर रहा हूं? तिब्बत के पठार के उत्तर की बात कर रहा हूं। तो याद रखेगा क्यूनलुन पर्वत श्रेणी जो दोस्तों वो स्थित है उत्तर की तरफ। दक्षिण की तरफ क्या स्थित है? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला स्थित है, ये आप याद रखेंगे। मैं तिब्बत की बात कर रहा हूं जो कि विश्व की सबसे विस्तृत पठार की श्रेणी में दोस्तों आता है। ठीक है, चलिए अब देखिए चारों तरफ से घिरा भी है, इसी वजह से इसे क्या कहते हैं दोस्तों? अंतर पर्वतीय पठार का आप दर्जा दे सकते हैं। ठीक है, और आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा भारत में दक्कन का पठार। ठीक है, आप सभी जानते हैं दोस्तों दक्कन का पठार। दक्कन का पठार दोस्तों ये इसमें बेसाल्ट की अधिक मात्रा है ना। ठीक है, बेसाल्ट। ठीक है, बेसाल्ट के क्षरण से दोस्तों याद रखेगा काली मिट्टी का निर्माण होता है, जो कि यहां सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। ठीक है, ये सारे तथ्य आपको पता होगा। लेकिन अब भारत में दक्कन का पठार और अमेरिका में दोस्तों कोलंबिया का पठार। किसका पठार? कोलंबिया का पठार अमेरिका में। और एक चीज बता दूं दोस्तों, कोलंबिया जो देश है ये है दक्षिण अमेरिका में, लेकिन कोलंबिया का पठार कहां स्थित है दोस्तों? यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों? यह उत्तरी अमेरिका
अमेरिका में स्थित है। बहुत सारे बच्चे नहीं जानते, अगर सवाल पूछ देना तो याद रखेगा ये अमेरिका में तो स्थित है, लेकिन अमेरिका में कहां पर, तो बच्चों को लगेगा कि कोलंबिया तो दक्षिण अमेरिका में है, फिर ये दक्षिण अमेरिका में ही पठार भी होगा, लेकिन गलत जवाब है। कोलंबिया का पठार दोस्तों उत्तरी अमेरिका में स्थित है और उत्तरी अमेरिका के पश्चिम साइड में स्थित है, पूर्वी साइड में नहीं, जिधर मैक्सिको उधर नहीं, पश्चिम साइड में दोस्तों स्थित है। नाम क्या दोस्तों, कोलंबिया का पठार। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा दोस्तों कह रहा है कि ये किसका जो है किस प्रकार का ये पठार है, तो याद रखेगा दोस्तों ये ज्वालामुखी पठार है। क्या दोस्तों, यह ज्वालामुखी पठार है। ठीक है, ज्वालामुखी पठार का मतलब क्या दोस्तों, ज्वालामुखी पठार का मतलब यहां पर दोस्तों जो लावा निकला था ना, वो लावा ठंडा होने की वजह से दोस्तों ये निर्मित है। या आप कह सकते हैं दरारी उद्भेदन, क्या कह सकते हैं, दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निर्मित, ठीक है, फलस्वरूप निर्मित पठार है दोस्तों, याद रखिएगा, तभी से ज्वालामुखी कहा गया। जैसे ज्वालामुखी में अंदर का मैग्मा निकलता है ना, यहां पर कोई विस्फोट तो नहीं हुआ था, यहां जमीन फट गई थी और उस दरार से दोस्तों लावा बाहर आ गया और ऐसे सरफेस पे फैल गया, तब दोस्तों इसका निर्माण हुआ था दक्कन के पठार का, और अमेरिका में जो कोलंबिया का पठार है वो, ये दोनों दोस्तों इसी के उदाहरण है, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए, करा भारत में गढ़वाल का पठार। ठीक है, अब आपके लिए दोस्तों ये नया सवाल मिल रहा होगा, ठीक है, कि भारत में गढ़वाल का पठार कहां पर स्थित है, तो गढ़वाल, कुमायूनी, ये दोस्तों नाम सुना होगा आपने उत्तराखंड में, तो इसको भी याद रखेगा। ठीक है, चलिए, तो ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपके उत्तराखंड में स्थित है, उत्तराखंड में, और उत्तराखंड दोस्तों कहां है, ये आपके भारत में स्थित है। तो गढ़वाल का पठार कहां स्थित है, उत्तराखंड भारत में स्थित है। ठीक है, अच्छा, इसका निर्माण किस प्रकार हुआ दोस्तों, जैसे इसके ऊपर आपने पढ़ा कि दरारी उद्भेदन से निर्माण हुआ है, उसी तरह दोस्तों अगर हम गढ़वाल के पठार की बात करें दोस्तों, तो याद करिएगा इसका निर्माण हिमनद से हुआ है। ठीक है, हिमनद से निर्मित, ठीक है, हिमनद से दोस्तों निर्मित है, याद रखेंगे कौन सा पठार, गढ़वाल का पठार। एक सवाल और मेरे मन में आ रहा है कभी से, ठीक है, उसको मैं बताना चाहूंगा दोस्तों, जैसे दक्कन का पठार है, जैसे कोलंबिया का पठार है, उसी तरह से आयरलैंड में एक एंट्रीम का पठार है। कौन सा दोस्तों, एंट्रीम, क्या नाम है दोस्तों, एंट्रीम का पठार। ठीक है, ये कहां पर स्थित है दोस्तों, ये आपके आयरलैंड में स्थित है। ठीक है, आयरलैंड में स्थित है, और ये भी किसका उदाहरण दोस्तों, यह भी जो है ये दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप दोस्तों इसका निर्माण हुआ था। कभी से मेरे मन में आ रहा था, खटक रहा था, तो सोचा बताऊं ना बताऊं, लेकिन आ ही गया तो मैंने कहा बता ही देते हैं। ठीक है, चलिए, यहां पर दोस्तों जो हम कह रहे हैं गढ़वाल का पठार, यह हिमनद से निर्मित है, और कहां स्थित है दोस्तों, यह उत्तराखंड में स्थित है। हिमनद से निर्मित होने के कारण ही इसे क्या नाम दिया गया है, इसे हिमानी पठार कहा गया। क्या कहा गया दोस्तों, इसे हिमानी पठार के रूप में जानते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, एकदम सिंपल है, ज्यादा कठिन कुछ नहीं। ठीक है, अगर मैं बात करूं दोस्तों, अभी तो एक एग्जांपल की बात करूं, इसी तरह से दोस्तों अगर आप जर्मनी देश की बात करेंगे, तो जर्मनी में दोस्तों नाम सुना है कि नहीं सुना है पता नहीं, प्रेशिया, नाम सुना है, प्रशिया, रसिया की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, प्रशिया का पठार। ठीक है, प्रशिया का पठार दोस्तों ये किसका पठार है, किस टाइप का पठार, ये हिमानी पठार का उदाहरण। जैसे भारत में दक्कन का पठार था, जैसे एंट्रीम का पठार था, जैसे कोलंबिया का पठार था, ये ज्वालामुखी पठार या दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप निर्मित पठार के उदाहरण हैं। उसी प्रकार से गढ़वाल का पठार की तरह जर्मनी में जो प्रशिया पठार है उसकी बात कर लें, प्रशिया का पठार, या आपने भारत में ही दोस्तों कश्मीर में मर्ग का नाम सुना होगा, भारत के कश्मीर में दोस्तों कश्मीर मर्ग। ठीक है, कश्मीर मर्ग का नाम सुना होगा, ये कश्मीर मर्ग भी दोस्तों हिमानी निर्मित है दोस्तों। इसी तरह से क्यूबेक का पठार सुना होगा, क्यूबेक का पठार कहां है दोस्तों, ये कनाडा में स्थित है। ठीक है, कनाडा में क्या स्थित है दोस्तों, क्यूबेक का पठार। ठीक है, क्यूबेक पठार। ठीक है, तो ये नाम आप जरूर याद रखेगा दोस्तों, ये सभी पठार दोस्तों हिमानी पठार के रूप में जाने जाते हैं। किसके रूप में जाने जाते हैं, ये हिमानी पठार के उदाहरण है। कल को जो भी परीक्षा में सवाल बनेगा वैसे बनेगा, कैसे सवाल आता है, पूछेगा क्यूबेक का पठार कहां स्थित है, इससे ज्यादा नहीं, तो आपको पता होना चाहिए क्यूबेक का पठार कनाडा में स्थित है, यह हिमानी निर्मित पठार है। आपसे पूछा गढ़वाल का पठार किससे निर्मित है, ठीक है, ऑप्शन में दे दिया 4 ऑप्शन अलग अलग, तो क्या बताएंगे, यह हिमानी निर्मित पठार है, यही। ठीक है, एंट्रीम का पठार दोस्तों किस प्रकार के पठार का उदाहरण, याद रखिए दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप लावा के ठंडे होने के बाद दोस्तों इसका निर्माण हुआ। कहां पर स्थित है, तो आयरलैंड में स्थित है, ऐसे पूछेगा सवाल। ठीक है, आप पहले से अलर्ट रहिएगा और समझते रहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले सवाल पर आते हैं।
अगला दे रहा सवाल कि पर्वतों के आधार या तलहटी में स्थित, कहां पर दोस्तों, तलहटी या आधार। तो दोस्तों आधार के लिए अभी हमने पीछे एक शब्द इस्तेमाल किया था पैर, पैर के लिए शब्द आ जाता है पाद, यही तो हो जाता है, ठीक है। तो कह रहा है कि यहां पर जो पठार होते हैं वो किस वर्ग में आते हैं दोस्तों, तो इसे कहते हैं पर्वत पदीय पठार। क्या कहते हैं दोस्तों, इसे पर्वत पदीय पठार के नाम से जानते हैं, या फिर इसे गिरिपदी पठार के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं, गिरिपदीय पठार, ठीक है। यानी जो पर्वत के पैर में या उसकी तलहटी में स्थित है उसे कहते हैं, ठीक है। जैसे पेटागोनिया का पठार सुना होगा, जैसे में क्या सुना होगा दोस्तों, याद रखेगा, जैसे सुना होगा पेटागोनिया का पठार, ठीक है, पेटागोनिया का पठार। ये पेटागोनिया का पठार दोस्तों कहां स्थित है, याद रखेगा, यह दक्षिण अमेरिका में स्थित है दोस्तों। पेटागोनिया का पठार ये किस प्रकार का पठार है दोस्तों, ये पर्वतपदी पठार है, क्योंकि पर्वतों के आधार यानी पैर के पास या तलहटी के पास दोस्तों स्थित है, इसको याद रखेगा। इसी तरह से पीडमोंट पठार है, कौन सा दोस्तों, पीडमोंट पठार दोस्तों, यह पठार आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। यह भी किसका उदाहरण है, यह भी पर्वतपदी का उदाहरण है, ठीक है। तो जो मैं आपको नाम दे रहा हूं ना, इस नाम को अपने कॉपी में दोस्तों नोट कर लो, नहीं तो याद रखना आगे परीक्षा में सवाल यहीं से आते हैं। सीधा सीधा सवाल आता पेटागोनिया का पठार। इतना ही लोगों को नहीं पता है कि पेटागोनिया का पठार दक्षिण अमेरिका में स्थित है। किस प्रकार के पठार का उदाहरण, ये तो बहुत बड़ा सवाल हो गया। ये पर्वतपदी या गिरिपदी पठार का उदाहरण है। ये पठार जो होते हैं पर्वतों के पैर के पास स्थित होते हैं, उनके आधार तल में स्थित होते हैं, इसलिए इन्हें पर्वतपदी का नाम दिया गया, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल दे रहा दोस्तों पोतवार पठार। क्या दे दिया दोस्तों, करा पोतवार पठार। पोतवार पठार दोस्तों किस देश में स्थित है, तो पोतवार पठार दोस्तों हमारे पड़ोसी पाकिस्तान में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, पाकिस्तान में यह स्थित है पोतवार पठार, और यह एक तरह का दोस्तों शुष्क पठार है, ठीक है। कई बार पूछता दोस्तों यह किस प्रकार का पठार है, तो जवाब क्या होगा दोस्तों, यह एक प्रकार का शुष्क पठार है। और यह पूछ देता दोस्तों कि इस पठार का निर्माण किससे हुआ दोस्तों, तो याद रखेगा इसका निर्माण दोस्तों पवन द्वारा हुआ है, पवन द्वारा, ठीक है। हवा द्वारा दोस्तों निर्मित पठार है। क्या बात कर रहे हैं सर, क्या हवा के द्वारा भी पठारों का निर्माण होता है, बिल्कुल। जैसे हिमनद द्वारा होता है, हिमानी द्वारा होता है, ठीक है, उसी तरह से दोस्तों जैसे ज्वालामुखी द्वारा होता है, उसी तरह से पवन के द्वारा हवा जब चलता है तो उससे अपरदित होकर भी दोस्तों पठारों का निर्माण हो जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। और एक तरह से दोस्तों ये जो पोतवार पठार है, ये जो पोतवार बोलते हैं वैसे, ठीक है, ये जो पोतवार पठार है दोस्तों ये जल विभाजक का काम करता है, ठीक है। यह जल विभाजक का कार्य करता है। किसके मध्य में सर ये जल विभाजक का कार्य करता है, तो याद रखेगा ये सिंधु नदी तंत्र का नाम सुना होगा आपने, सिंधु नदी तंत्र का नाम सुना होगा, और नीचे दोस्तों गंगा नदी तंत्र का नाम सुना होगा। नीचे मतलब पश्चिम की तरफ सिंधु नदी तंत्र है और पूरब की तरफ गंगा नदी तंत्र है दोस्तों। इन दोनों के बीच में दोस्तों याद रखेंगे किसका काम करता है, यह पोतवार का पठार जल विभाजक का काम करता है। तो यह भी आपके लिए बहुत बढ़िया सवाल हो गया। इसी तरह से दोस्तों एक और सवाल याद रखेगा, ये कहां स्थित है, तो यह सिंधु और झेलम के मध्य स्थित है, ठीक है। याद रखेंगे यह सिंधु एवं झेलम के मध्य स्थित है। ये तथ्य भी आप याद रखेंगे। कौन सा पठार दोस्तों, जो पोतवार का पठार है ये कहां स्थित है, पाकिस्तान में सिंधु और झेलम नदी के बीच में स्थित है, ठीक है। तो ये भी सवाल हो गया। तो इतने सारे सवाल देखिए पोतवार से बने, ठीक है। आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला सवाल दे रहा है लोयस पठार। लोयस पठार दोस्तों किस नदी में, किस देश में दोस्तों, नदी इसलिए याद आ गया कि लोयस नाम की एक नदी भी है, ठीक है। लोयस नाम की एक नदी भी है दोस्तों। यह नदी दोस्तों चीन में बहती है, और इसका नाम लोयस क्यों पड़ा, लोयस नदी क्यों पड़ा, क्योंकि यह नदी जो दोस्तों लोयस पठार से होकर बहती है, ठीक है। और लोयस, एक बात मैं बता दूं दोस्तों, लोयस मुख्य रूप से ना तो कोई नदी थी ना ही कोई पठार था। लोयस नाम का दोस्तों सबसे पहले एक मिट्टी पाया जाता था, ठीक है। क्या पाया जाता था, मिट्टी। ऐसी आंधी चली कि यह मिट्टी इस लोयस पठार पर एकदम आके जम गई, ठीक है। पूरा मिट्टी ही मिट्टी हो गया, और यहां से नदी गुजरी तो यह नदी भी दोस्तों, उस नदी में भी जाके मिट्टी मिल गई। इसी वजह से दोस्तों इस लोयस नदी को हम कहते हैं पीली नदी। क्या कहते हैं दोस्तों,
इसे हम कहते हैं दोस्तों पीली नदी। ठीक है, इस नदी का रंग कैसा हो गया दोस्तों, इसका रंग पीला हो गया। क्यों पीला हो गया, इस मिट्टी के कारण दोस्तों इसका रंग पीला हो गया। ठीक है, अब दोस्तों ये नदी जाकर के जब दोस्तों महासागर में मिलती है, महासागर में मिलती है तो दोस्तों वहां पर पीला सागर हो गया। क्या निर्माण हो गया दोस्तों, वहां पर पीला सागर हो गया। तो कुल मिला जुला के जवाब क्या निकला दोस्तों कि यह कहां पर स्थित है, तो क्या बताएंगे, चीन में स्थित है। आपने लोयस पठार भी पढ़ लिया, लोयस मिट्टी के बारे में भी जान लिया, लोयस नदी के बारे में भी जान लिया, और यहाँ लोयस इस पीली मिट्टी के गिरने की वजह से यहाँ का पानी पीला हो गया, तो इसे दोस्तों आपने क्या कर लिया, यहाँ पर पीला सागर के बारे में जान लिया। ठीक है दोस्तों, इसे ये जो मिट्टी जहाँ पाई जाती है, इसका दोस्तों इसकी वजह से एक बढ़िया सवाल भी आता है। एक बार सवाल पूछा परीक्षा में कि चीनी सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है। क्या पूछा सवाल, चीनी सभ्यता का पालना, चीनी सभ्यता का पालना दोस्तों किसे कहा जाता है, तो याद रखेगा वो किसे कहा जाता है, ये जो लोयस पठार है, जो लोयस पठार है, इसे ही कहा जाता है चीनी सभ्यता का पालना। क्योंकि चीनी सभ्यता दोस्तों यहाँ पर जो है फली फूली और आगे बढ़ी। ठीक है, यहीं पर दोस्तों एक और नदी वेई नदी, उसका भी वर्णन मिलता है। ठीक है, कौन सी नदी दोस्तों, एक और नदी है वेई नदी। ठीक है, उसका भी दोस्तों वर्णन मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल दोस्तों दे रहा है, ध्यान से पढ़िए, करा शान का पठार, कौन सा दोस्तों, शान का पठार, यह किस प्रकार का पठार है, कहां स्थित है, मुद्दा नहीं है, यह किस प्रकार का पठार है दोस्तों, तो याद रखेगा यह जलकृत पठार है। ठीक है सर, ये तो अभी तक हमने पढ़ा ही नहीं था, वैसे नहीं पढ़ा था तो आप समझ सकते हैं। जलकृत पठार मतलब क्या, जब हवा से पठार बन सकता है कि पवन द्वारा पठार का निर्माण हुआ, तो क्या जल के अपर्दन से पठार का निर्माण नहीं हो सकता, तो जलकृत पठार आ गया। ठीक है, अब बात आती है दोस्तों ये शान का पठार है कहां पर, तो याद रखेगा शान का पठार स्थित है ठीक है म्यांमार। ठीक है, म्यांमार में, कहां पर दोस्तों, यह म्यांमार में स्थित है, भारत के पड़ोस में स्थित है दोस्तों शान का पठार। यह जलकृत पठार है जो कि स्थित है म्यांमार में। ठीक है, और कैसे दोस्तों इसका निर्माण होता है, तो याद रखेगा इसका निर्माण किस प्रकार होता है। अगर निर्माण की बात की जाए, अगर निर्माण की बात की जाए तो नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से, ठीक है, नदियों द्वारा लाए गए निक्षेप से दोस्तों इस जो है पठार का निर्माण होता है। ये जलकृत पठार का उदाहरण है। ठीक है, अब आपके मन में एक सवाल और आ गया होगा, ठीक है, कि सर इसके अन्य उदाहरण क्या हैं, इसके अन्य उदाहरण क्या हैं, तो अन्य उदाहरण में आप याद रखेगा, जैसे आपने सुना होगा चेरापूंजी का पठार। अब आप कहिए हमने सुना ही नहीं सर, तो बात ही अलग है। ठीक है, चेरापूंजी का पठार। ठीक है, जब भी आप पढ़ रहे हैं दोस्तों शान का पठार, उसी तरह से अगला एग्जांपल चेरापूंजी का पठार, या फिर आपने मैसूर और रांची का पठार सुना होगा, मैसूर एवं रांची, हालांकि दोनों अलग अलग जगह पर है, रांची का पठार। ठीक है, ये दोस्तों किसके उदाहरण हैं, यह भी दोस्तों जलकृत पठार के उदाहरण है, क्योंकि अलग अलग नदियों के द्वारा बहा कर लाए गए निक्षेपों से दोस्तों इस प्रकार के पठार का निर्माण हुआ है, इसलिए दोस्तों इनका नामकरण यहां पर आता है। ठीक है, तो देखिए कुछ लोगों के मन में होगा कि सर पठार का मतलब खाली पर्वतों से संबंधित, ऐसा नहीं है, हम कई और भी चीजें देखते हैं। याद रखेंगे ये जो आपके लिए फ्री कोर्स लॉन्च किया गया है, ये इस फ्री कोर्स में दोस्तों पूरे के पूरे 150 लेक्चर में पूरा इतिहास कवर किया गया। ठीक है, जिसमें प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक भारत का इतिहास, ये पूरा कवर किया गया। जैसे आपको जितने शिद्दत मेहनत के साथ ये ज्योग्राफी की क्लास दी जा रही है, उतनी मेहनत के साथ दोस्तों ये पूरा हिस्ट्री का लेक्चर बनाया गया, आप चाहें तो प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और इसी तरह से पूरे 80 लेक्चर में भारतीय संविधान की क्लास दी गई, यानी भारतीय राज्य व्यवस्था की क्लास। आगे जो 231 नंबर से हम लोग क्लास कर रहे हैं, ये विश्व भूगोल की क्लास कर रहे हैं। बहुत जल्द दोस्तों विश्व भूगोल भी समाप्त हो जाएगा। ठीक है, तो आप जुड़े रहिए, चीजें चली रही हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर आते हैं। तो अगला सवाल दे रहा दोस्तों वलन क्रिया, कौन सी क्रिया दोस्तों, कर वलन क्रिया, वलन मतलब फोल्डिंग। ठीक है, कर वलन क्रिया के फलस्वरूप निर्मित पठार को क्या कहते हैं। जब कभी वलन क्रिया होती है उससे दोस्तों जो पठार बनते हैं उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं गुंबदाकार पठार। क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं गुंबदाकार पठार। गुंबदाकार मतलब गुंबद के आकार वाला पठार। ठीक है, अच्छा ऐसा क्यों कहा, ये वलन मतलब क्या हो गया, वलन का मतलब समझिए पृथ्वी की आंतरिक हलचलों के कारण बनने वाला पठार, अपने भाषा में बताएं तो। ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक हलचल के फलस्वरूप फलस्वरूप निर्मित पठार। ठीक है, फलस्वरूप
निर्मित पठार ये क्या कहलाते हैं दोस्तों, ये कहलाते हैं, इसीलिए कहा गया वलन क्रिया के फलस्वरूप। ठीक है, तो याद रखेगा ये गुंबदाकार पठार है। ठीक है, अब आपके मन में फिर अगला सवाल कि सर उदाहरण, तो उदाहरण स्वरूप आप याद रखिए दोस्तों छोटा नागपुर का पठार। ठीक है, छोटा नागपुर का पठार दोस्तों ये किस प्रकार के पठार का उदाहरण है, ये गुंबदाकार पठार का उदाहरण है। ठीक है, याद रखेंगे आप सभी, बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। जैसे हमने शुरू में दक्कन पठार की बात किया, दक्कन पठार दोस्तों दरारी उद्भेदन के फलस्वरूप लावा के ठंडा होने की वजह से दोस्तों निर्मित हुआ था। फिर दोस्तों हमने अलग अलग बात किया, जैसे हमने लास्ट टाइम बात किया रांची और मैसूर के पठार के बारे में। ठीक है, ये जो पठार था दोस्तों इसे जलकृत पठार का नाम देते हैं, दर्जा देते हैं। ठीक है, क्योंकि नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेपों से इनका निर्माण होता है। इसी तरह गढ़वाल पठार के बारे में हम लोगों ने पढ़ा, वो हिमानी द्वारा निर्मित पठार था। ठीक है, तो इस तरह से आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। अगला सवाल दे रहा है कि भारत में कौन सा पठार एक उत्थित पेनी प्लेन है। उत्थित पेनी प्लेन आते ही बच्चा यहाँ कंफ्यूज होता है कि सर ये उत्थित मतलब उठा हुआ, पेनी प्लेन का मतलब हम नहीं समझ रहे हैं। ये पेनी प्लेन दोस्तों एक पठार की बात कर रहा है, इसे पुनर्युक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, हिंदी भाषा में क्या कहते हैं, पुनर्युक्ति। क्या कहते हैं दोस्तों, पुनर्युक्ति पठार। ठीक है, पुनर्युक्ति पठार के नाम से जानते हैं। ये उत्थित पठार कहिए चाहे पुनर्युक्ति पठार कहिए। ठीक है, ये इसके बारे में पूछ रहा है। और कौन सा पठार दोस्तों इसका उदाहरण है, तो दोस्तों रांची का तटीय पठार है। ठीक है, तटीय पठार है दोस्तों, तटीय मत बोलिए। ठीक है, रांची का पठार जो दोस्तों वो इसका एग्जाम्पल है। अभी तो आपने सर पीछे बताया था कि रांची का पठार और ये जो मैसूर का पठार था ये जलकृत पठार है। पीछे क्या पढ़ा था, देखिए यहां मैंने आपको बताया जलकृत पठार के बारे में ना। यहाँ मैसूर और रांची का पठार जो है ये जलकृत पठार बताया गया, और अभी आपसे कहा जा रहा है कि यह पुनर्जीवित पठार है। ठीक है, क्या दोस्तों यह पुनर्जीवित पठार है। ठीक है, यह क्या दोस्तों पुनर्जीवित पठार है, अभी ये कहा जा रहा है। अभी इतना चीजें आप याद रखिए, इसके अलावा दोस्तों एक दो एग्जांपल और याद रखिए। ठीक है, केवल इतना ही नहीं है, आप याद रखिए दोस्तों। इसी तरह से अगला एग्जांपल है, अगर विदेशों की बात करें तो आपने मिसौरी पठार का नाम सुना होगा। किसका नाम सुना होगा, मिसौरी पठार का नाम सुना होगा। ये मिसौरी पठार दोस्तों अमेरिका में स्थित है। ठीक है, यह भी किसका उदाहरण दोस्तों, तो यह भी जो है उत्थित पेनी प्लेन का उदाहरण है, याद रखेंगे। ठीक है, अच्छा सवाल है। जैसे पीछे आपने पोतवाल पढ़ा था ना, पोतवाल को आपने पाकिस्तान में पढ़ा था, वो शुष्क पठार भी है और पवन द्वारा निर्मित पठार था। तो ऐसा नहीं कि एक पठार को दो जगह पे दर्जा नहीं दिया जा सकता, इसलिए दोस्तों आपको अलग अलग महसूस हो रहा है। ठीक है, करा चीन में लोयस का पठार किस प्रकार का पठार है। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों ये पवन द्वारा निर्मित है। किसके द्वारा निर्मित है दोस्तों, यह पवन द्वारा निर्मित पठार है। ठीक है, पवन द्वारा निर्मित पठार है, मैंने पीछे भी आपको बताया। ठीक है, तो पवन द्वारा निर्मित, और कभी कभी दोस्तों इसी के लिए एक और शब्द आ जाता है वायव्य पठार। क्या आ जाता है दोस्तों, वायव्य पठार। वायव्य कुछ और नहीं है, वायव्य का मतलब क्या है दोस्तों, वायु द्वारा। वायव्य मतलब क्या हो गया, वायु द्वारा निर्मित। ठीक है, तो जो हवा के द्वारा निर्मित है वही लोयस पठार है। आपने पढ़ा यहाँ लोयस मिट्टी की अधिकता पाई जाती है, ये मिट्टी उड़कर इस पठार पर आ गई, इसलिए इस पठार का नाम भी लोयस पठार पड़ गया। यहां से गुजरने वाली जो नदी दोस्तों, उस नदी में मिट्टी पड़ गई, नदी का रंग पीला हो गया, इसलिए उसे पीली नदी कहते हैं। ये पीली नदी जिस समुद्र में मिलती है वहां समुद्र का रंग पीला हो गया, इसलिए उसे पीला सागर कहते हैं। तो इस तरह से सब जुड़े हुए आपस में कनेक्टेड हैं, आप चीजों को याद रखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, करा सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण है। ठीक है, ऐसा पठार जो क्या हो दोस्तों, जो क्या हो ऐसे 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 दोस्तों क्या हो, ये सीढ़ी नुमा आकार का हो। तो सीढ़ी एक्चुअली में ऐसे नहीं होता, थोड़ा ये सीढ़ियां लंबी होती। ठीक है, तो सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण दोस्तों कौन सा है, तो यहां पर आप दो चीजें याद रख सकते हैं, एक तो विंध्य का पठार। ठीक है, एक विंध्य का पठार जो क्या दोस्तों सीढ़ी नुमा पठार का उदाहरण है। दूसरा दोस्तों उसी के पास में देखिए मैं कैमूर लिख दिया। ठीक है, कैमूर जबकि यहां पे आएगा विंध्य का पठार और कैमूर का पठार। ठीक है, विंध्य का पठार और कैमूर का पठार, ये दोनों पठार दोस्तों किसके उदाहरण हैं, ये सीढ़ी नुमा पठार के उदाहरण हैं, याद रखेंगे। ये अच्छे सवाल हो गए। सीढ़ी नुमा, इनकी आकृति दोस्तों ऐसे धीरे धीरे दोस्तों बढ़ती हुई नजर आती है, ऐसे 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 करके। ठीक है, ऐसे ऐसे देखिए, ये ऐसे करके ऐसे कर, देखिए ऊंचाई बढ़ती जा रही ना, ऐसे सीढ़ी नुमा पठार है दोस्तों, तो इसको भी आप याद रखिए। अगला सवाल देखिए, अगला क्या दे रहा है, करा दक्षिण अमेरिका का पेटागोनिया पठार। पीछे दोस्तों मैंने आपको बताया था पेटागोनिया पठार कहां पर स्थित है दोस्तों, ये दक्षिण अमेरिका में स्थित है। करा यह किस प्रकार के पठार का उदाहरण है दोस्तों, तो पीछे बताया तो था यह पर्वत पदीय पठार है। क्या बताया था दोस्तों आपको,
पर्वतपदीय पठार, या फिर इसी को हमने क्या कहा था दोस्तों, गिरिपदीय पठार। ठीक है, यानी क्या दोस्तों, गिरिपदीय पठार, यह पर्वत के पैर के पास स्थित है दोस्तों, इसीलिए इसे ये नाम दिया गया। ठीक है, इसी तरह से हमने आपको दक्षिण अमेरिका में, ये तो दक्षिण अमेरिका में ही है, हमने आपको उत्तर अमेरिका में दोस्तों, उत्तरी अमेरिका में स्थित क्या बताया था दोस्तों, क्या बताया था, पीडमेंटा। ठीक है, पीडमेंटा का पठार। ठीक है, पीडमेंटा का पठार बताया था दोस्तों, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, जिस तरह से पेटागोनिया दोस्तों दक्षिणी अमेरिका में स्थित है, उसी तरह से पीडमेंटा जो है दोस्तों ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित पठार है, इसके बारे में भी जानिए। ठीक है, आगे लिख रहा है दोस्तों, तिब्बत का पठार उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है, ये भी मैं आपको बता चुका हूं दोस्तों। तिब्बत के पठार के अगर मैं दक्षिण हिस्से की बात करूं तो दक्षिण में दोस्तों ये हिमालय से घिरा हुआ है, हिमालय पर्वत से ना, हिमालय पर्वत से दोस्तों घिरा हुआ है। और इसी के बारे में मैंने बताया था, तिब्बत का पठार दोस्तों ये क्या है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। ठीक है, 25 लाख वर्ग किलोमीटर में दोस्तों विस्तृत है, और 4000 से 6000 मीटर दोस्तों इसकी क्या है, ऊंचाई है। कह रहा उत्तर में किस पर्वत श्रेणी से घिरा हुआ है दोस्तों, ये भी आपको बताया था ना, क्युनलुन बताया था। क्या बताया था, क्युनलुन पर्वत। ठीक है, किससे घिरा हुआ दोस्तों, क्युनलुन पर्वत से दोस्तों ये घिरा हुआ है। मैं किसकी बात कर रहा हूं, मैं तिब्बत के पठार की बात कर रहा हूं। ठीक है, जबकि पामीर के पठार को दुनिया की छत कहा जाता है, यह भी आप याद रखेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए, अगले सवाल पर आइए। अगला दे रहा है कि ग्रीनलैंड का पठार। दोस्तों ग्रीनलैंड का नाम आप सभी ने सुना होगा, यह पूरी तरह से दोस्तों बर्फ से ढका हुआ है। ठीक है, पूरी तरह से बर्फ से क्या दोस्तों, बर्फ से क्या है दोस्तों, ढका है। ठीक है, यहां पर दोस्तों मतलब केवल दोस्तों 10% हिस्से में ही दोस्तों थोड़ी बहुत जनसंख्या निवास करती है। ठीक है, और दोस्तों यहां रहने वाले लोग क्या होते हैं दोस्तों, स्कीमो कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं दोस्तों, स्कीमो कहे जाते हैं। ठीक है, ये वही स्कीमो है दोस्तों जो बर्फ का घर बनाकर रहते हैं। क्या रहते हैं दोस्तों, ऐसे दोस्तों आपने बर्फ का घर देखा होगा। ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इग्लू कहते हैं ना, जिसे हम क्या कहते हैं, इग्लू कहते हैं ना, ऐसे करके दोस्तों इनके बर्फ का घर बना होता है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। आ रही बात समझ में, ऐसे करके दोस्तों ये बर्फ का घर बना होता है, यहाँ कुछ जनजातियां दोस्तों निवास करती हैं। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। ठीक है, ये जिसे हम क्या कहते हैं दोस्तों, इसी को हम नाम देते हैं इग्लू का। क्या नाम देते हैं दोस्तों, इग्लू। ठीक है, तो याद रखेंगे दोस्तों यहाँ पे रहती है। कह ग्रीनलैंड का जो पठार है दोस्तों, ठीक है, ये किस महासागर के उत्तरी भाग में स्थित है। ठीक है, क्या पूछा, किस महासागर के उत्तर में स्थित है। तो आप उत्तर की तरफ जाएंगे दोस्तों तो वैसे तो आर्कटिक पड़ेगा, लेकिन उसके पहले ही पड़ जाता है अटलांटिक। ठीक है, तो अगर उत्तर की बात करा तो अटलांटिक के उत्तर में, अटलांटिक महासागर के उत्तर में स्थित है। ठीक है, के उत्तर में स्थित कौन सा जगह दोस्तों, याद रखिएगा ग्रीनलैंड। क्या दोस्तों, ग्रीनलैंड डेनमार्क के अधीनता में है दोस्तों ग्रीनलैंड, इसको भी याद रखेंगे। आगे लिख रहा है कि कौन सा पठार अमेरिका के ओरेगन, वाशिंगटन और इडाहो राज्यों के मध्य में स्थित है दोस्तों। तो पीछे हमने बताया था शुरुआत में कोलंबिया का पठार। ठीक है, कोलंबिया का पठार, जहां हमने आपको यह भी बताया था दोस्तों कि कोलंबिया का जो पठार है, ये लोग सोचते हैं कि कोलंबिया देश में, ठीक है, जबकि कोलंबिया जो देश है दोस्तों, कोलंबिया अगर हम देश की बात करें तो कोलंबिया जो देश है ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित है। कहां स्थित है दोस्तों, कोलंबिया देश कहां स्थित है, ये आपके दक्षिण अमेरिका में स्थित देश है। जबकि कोलंबिया जो पठार है दोस्तों, ये कहां स्थित है, ये आपके उत्तरी अमेरिका में स्थित है। कहां पर स्थित है दोस्तों, यह उत्तरी अमेरिका में स्थित है। ठीक है, और अभी आप पढ़ रहे दोस्तों किससे घिरा हुआ है, यह ओरेगन से घिरा हुआ है, ये वाशिंगटन से घिरा हुआ है, ये वहां पर एक जगह है इडाहो, ठीक है, उस इडाहो से दोस्तों घिरा हुआ है। अगर मैं पर्वत श्रेणी की बात करूं तो याद रखेगा ये जो है कैस्केड रेंज का नाम सुना होगा आपने, कैस्केड रेंज और राकी पर्वत के मध्य स्थित है। ठीक है, राकी पर्वत के मध्य स्थित है दोस्तों ये कोलंबिया का पठार, याद रखेंगे। ठीक है, ये तो सिटी हो गया ना। इसी तरह से अगर आप कैस्केड रेंज की बात करेंगे जो कि दोस्तों अमेरिका में स्थित है, तो कैस्केड रेंज और राकी पर्वत से दोस्तों घिरा हुआ एक कोलंबिया का पठार है जो कि उत्तरी अमेरिका महाद्वीप पर स्थित है, इसे भी याद रखेंगे। ठीक है, अगले सवाल पर आइए दोस्तों, करा टीन धातु का सर्वाधिक उत्खनन। ठीक है, टीन धातु का दोस्तों अगर हम भारत में की बात करें दोस्तों, भारत में अगर सवाल आए कि भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादक राज्य, सर्वाधिक
सर्वाधिक टीन उत्पादक राज्य दोस्तों कौन सा है? तो बताएगा दोस्तों छत्तीसगढ़। ठीक है, क्या है दोस्तों? छत्तीसगढ़। पहले मुझे नहीं याद होता था, ठीक है। अब कई बार बच्चे सोचते हैं ना कि सर आपको कैसे याद है, कुछ चीजों के लिए ट्रिक बनाना पड़ता है दोस्तों। कई बार आपने देखा होगा कि रोड पर एक ठेला चल रहा होता है और उस पे दोस्तों ठेले वाले ने खूब टीने पे टीना बांध दिया, ऐसे ऐसे उसने 36 टीना बांध दिया। उसी से मैंने याद कर लिया छत्तीसगढ़ में टीन उत्पादन होता है। कोई संबंध नहीं है, ना ही कोई ट्रिक है, बस दिमाग में रखने की वाली बात है दोस्तों। तो इस तरह से दोस्तों भारत में सर्वाधिक टीन उत्पादक राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ है। फिलहाल टीन धातु के सर्वाधिक उत्खनन के लिए कौन सा पठार दोस्तों प्रसिद्ध है? तो याद रखेगा बोलिविया का पठार। कौन सा? बोलिविया का पठार दोस्तों। ठीक है, बोलिविया गलत लिख रहा हूं मैं, ठीक है। बोलिविया कैसे होगा? बोलिविया, ऐसे ना, बोलिविया का पठार। ठीक है, बोलिविया का पठार दोस्तों, यहां सर्वाधिक टीन उत्पादन होता है, याद रखें। बोलता भी है, बहुत बोलता है, ठीक है। तो याद रखें, जब टीना ला देंगे तो खट 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 ठन 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 बोलता रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से याद रखेगा बोलिविया, ठीक है, बोलिविया का, ये याद करना, ठीक है, क्योंकि यहां से बहुत ज्यादा सवाल आता है, बहुत परीक्षा में दोस्तों। जब पठार की बात आती है ना, ये क्वेरी जरूर हमारे उठकर सामने आती है, इसलिए इसे विशेष रूप से आप याद कर लीजिए तो ही ज्यादा सही है, ठीक है। आगे बढ़िए, कह रहा है कौन सा पठार पश्चिमी सियरा माद्रे दोस्तों जगह है, और पूर्वी सियरा माद्रे, ये पर्वत श्रेणियों के बीच में दोस्तों स्थित पठार का नाम क्या दोस्तों? अरे पढ़े भाई, ये अमेरिका में स्थित है, ठीक है। यह उत्तरी अमेरिका में स्थित, अब तो बता दो, नहीं पता सर, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है, इसका नाम है मैक्सिको का पठार। कौन सा दोस्तों? यह मैक्सिको का पठार, ठीक है। मैक्सिको का पठार दोस्तों इसे कहा जाता है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। मैक्सिको का पठार, ये पूर्वी सिरिया माद्रे और क्या पश्चिमी सियरा माद्रे से दोस्तों घिरा हुआ है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा दक्षिण अमेरिका के मध्य पूर्वी भाग में, ठीक है, मध्य पूर्व की तरफ जाना है, वो भी कहां पर दोस्तों? दक्षिण अमेरिका में। जब मध्य पूर्व में जाएंगे तो दोस्तों, जैसे आप इस तरह से दोस्तों कुछ अमेरिका का है, तो मध्य पूर्व में दोस्तों इधर आएंगे तो इधर आपको मिलेगा ब्राजील का पठार। क्या मिलेगा दोस्तों? ब्राजील का पठार, ठीक है। ब्राजील का पठार स्थित है, याद रखेंगे। जब आपसे पूछ रहा मध्य पूर्वी भाग तो क्या हो जाएगा? ये ब्राजील का पठार आ जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, करा चीन के उत्तर में कौन सा पठार स्थित है? कहां पर दोस्तों? चीन के उत्तर दिशा में। तो जो चीन देश है दोस्तों, उसके उत्तर में मंगोलिया का पठार स्थित है। कौन सा है? मंगोलिया का पठार स्थित है। अब मंगोलिया का पठार दे दिया तो ये कहां पर है दोस्तों? मंगोलिया देश में भी होगा, ठीक है। अब जाहिर सी बात है भाई, ये मंगोलिया है तो इसका ये कहां पर होगा? ये मंगोलिया गणराज्य में स्थित है। कहां पर स्थित है? यह मंगोलिया गणराज्य में स्थित है, और एक तरह से दोस्तों सीमा विभाजन का काम करता है, ठीक है। सीमा विभाजन का कार्य करता है दोस्तों ये मंगोलिया का पठार, जो चीन से मंगोलिया की सीमा को अलग करता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल देखिए, कह रहा है यूकन और इसकी, यूक्रेन नहीं दिया है, रुको, यूकन और उसकी सहायक नदी, जैसे गंगा और उसकी सहायक नदियां है ना, ये बिल्कुल सही लिखा हो दोस्तों, यूकन। कह रहा है यूकन और इसकी सहायक नदियों द्वारा किस पठार का निर्माण हुआ? अभी हमने पीछे पढ़ा था कि नदी दोस्तों अपने निक्षेप के द्वारा भी दोस्तों पठार का निर्माण करती है। तो दोस्तों ये यूकन की बात करेंगे तो इससे दोस्तों अलास्का का पठार निर्मित हुआ है। कौन सा पठार? अलास्का का पठार निर्मित हुआ है, ठीक है। यह दोस्तों नदी निक्षेप द्वारा निर्मित है, ठीक है। नदी निक्षेप द्वारा निर्मित पठार है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है। कौन सा दोस्तों? अलास्का का पठार। और अलास्का है कहां पर दोस्तों? यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप का हिस्सा है, ठीक है। उत्तरी अमेरिका में स्थित है, तो लोकेशन वाइज भी चीजें याद रखें। आगे बढ़िए, अगला सवाल दिखाइए, कह रहा है कौन सा पठार? कोलंबिया पठार। मैंने आपको बता दिया कि कोलंबिया पठार दोस्तों ये कहां पर स्थित था, तो इसके लिए हमने दो चीजें पढ़ा था। एक दोस्तों कैस्केड रेंज पढ़ा था, कैस्केड रेंज पढ़ा था, और रॉकी पर्वत पढ़ा था ना। क्या पढ़ा था दोस्तों? रॉकी पर्वत श्रृंखला, ठीक है, रॉकी पर्वत, ठीक है। उसके मध्य में मैं आपको बताया था कि स्थित है। बाकी हमने वाशिंगटन और इडाहो वगैरह के बारे में पढ़ा था। अभी क्या पूछ रहा है? कौन सा पठार कोलंबिया पठार के दक्षिण में कोलोराडो और कोलंबिया नदियों के मध्य में दोस्तों स्थित है, ये आपको बताना है। तो इसी के पास में एक और पठार स्थित है, उसका नाम है दोस्तों ग्रेट बेसिन। क्या नाम है दोस्तों? ग्रेट बेसिन का पठार, ठीक है। ग्रेट बेसिन का
पठार, ठीक है, वो भी दोस्तों इसी के पास में स्थित है, ठीक है, ये कोलंबिया के पठार के दक्षिण भाग में स्थित है, इसको याद रखेंगे, ठीक है। आगे बढ़िए, करा मिसौरी का पठार, ये भी हम दोस्तों पीछे पढ़ चुके हैं। मिसौरी का पठार दोस्तों कहां पर है? मिसौरी का पठार ये कहां पड़ता है? अमेरिका में। कहां पड़ता है दोस्तों? मिसौरी का पठार ये अमेरिका में पड़ता है, ठीक है। और अच्छा, अमेरिका में कहां पर दोस्तों? ये उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, ठीक है, उत्तरी अमेरिका की बात हो रही है, मिसौरी का पठार। और एक चीज और यहां पे याद रखेगा, आपने रॉकी पर्वत श्रृंखला का नाम पढ़ा होगा, राकी पर्वत श्रृंखला का नाम पढ़ा होगा। राकी पर्वत श्रृंखला से दोस्तों मिसौरी नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है दोस्तों? मिसौरी नदी का उद्गम है दोस्तों, याद रखेंगे, ठीक है। मिसौरी नदी कहां से निकलती है? ये रॉकी पर्वत से निकलती है, इस तथ्य को भी आप याद रखेंगे, ठीक है। तो अभी तो दोस्तों पठारों के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं, और अभी विश्व के और भी कई सारे पठार हैं जहां से आपके परीक्षा में सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है। देखिए, जब सीक्वेंस में चीजें पढ़ेंगे ना तो पढ़ने का एक अलग मजा होगा। अभी जनरली होता है कि मैं कूद कूद के पढ़ाता, ये इंपॉर्टेंट, भाई सब इंपॉर्टेंट पढ़ा देता तो हम ही जानकार हो गए। जो पेपर बनाने वाला उसको नहीं पता क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ चीजें तो उसे भी पता है ना कि इंपॉर्टेंट क्या है। तो जहां हम सोचते हैं, हमारी सोच जहां समाप्त होती है वहां से उनकी सोच शुरू होती है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम हर एक टॉपिक पर दोस्तों चर्चा करें, ताकि कभी हमारे मन में ये ना आए कि हमने इस टॉपिक को नहीं पढ़ा, ठीक है। जब आप हमारे साथ आएंगे, जो आपको पूरा हिस्ट्री कंप्लीट पढ़ाएगा, पूरा संविधान पढ़ाएगा, आप एक ऐसी टॉपिक ढूंढ के बताइए जो स्टडी 91 पर नितिन सर ने न पढ़ाया हो। आपको कभी भी कोई भी टॉपिक पढ़ना, टॉपिक का नाम लिखिए, आगे नितिन सर या स्टडी 91 लिखिए, आपको हमेशा वीडियो मिल जाएगा, कोई भी टॉपिक किसी भी विषय का। इसलिए दोस्तों हम हर एक विषय पर चर्चा कर रहे हैं कि कोई टॉपिक छूट न जाए। अगर ऐसा लगे आपको कहीं कुछ मैं मिस कर रहा हूं तो आप कमेंट करके हमें बता भी सकते हैं। वैसे मिस हो ये चांस नहीं है, क्योंकि बहुत शालीनता से, बहुत इत्मीनान से हम लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे विषय जो पूरी तरह से पढ़ा दिए गए हैं, उनके हैंड ट्रेन नोट्स भी जारी हैं, प्लस हमारे पास अपनी किताबें भी हैं। ये किताब ऑर्डर करते हैं दोस्तों तो पैक होके आपके घर जाएगी, 3-4 दिनों में किताब आपको मिल जाएगी, ठीक है। अलग अलग विषय के लिए और अलग अलग परीक्षाओं के लिए किताब अवेलेबल है, आप चाहें तो ले सकते हैं। यहाँ पर ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं, कहीं कोई डाउट है, कहीं कोई परेशानी है तो, ठीक है। चलिए, आज का सेशन दोस्तों ही समाप्त होता है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा और समझ में भी आया होगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।